नीति आयोग के सुझाव की बात कर रहा हूं मैं। नीति आयोग ने की 3 रिकमेंडेशंस थी जो इंप्लीमेंट होनी थी। ऑटोनॉमी ऑफ रेलवे बोर्ड के बारे में नीति आयोग ने बात की। क्या हुआ? आपने तो खाली रेलवे बोर्ड को 905 एक्ट से लेकर 1989 एक्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं। रैशनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक फेयर्स के बारे में नीति आयोग ने बात की। एक्सटेंसिव यूज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन नॉन कोर बिजनेस ऑफ रेलवेज में नीति आयोग ने बात की। और सबसे बड़ी बात नीति आयोग ने बोली है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेलवे बोर्ड विथ रेलवे जोन्स विथ फुल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। खाली आप बोर्ड को नहीं, आप अपने जीएम्स को भी ऑटोनॉमी दीजिए, मेक देम फंक्शनल। आप तो यहाँ ओवर सेंट्रिक कर रहे हैं, आप तो पूरी चीजें को मिनिस्टर ड्रिवन कर रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड की जो पूरा जो स्ट्रक्चरिंग ही इज अंडर चैलेंज टुडे। कर्मचारियों के बारे में बोलना चाहूंगा। भारी कमी, 3,12,000 पद खाली, जिसमें से जरूरी सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। 20.5 लोको पायलट की कमी है, जिससे चालक थक जाते हैं और गलतियां हो सकती हैं। कंट्रोल रूम में 15 से 24% की कमी है, जिससे ट्रेन लेट होती है। माननीय मंत्री जी, मैं ये तो कहूंगा कि ये जो आपका अमेंडमेंट है, ये समस्या का जड़ है। आप कहेंगे कैसे समस्या का जड़ है? क्योंकि आपने रेलवे बोर्ड का सरकारीकरण कर दिया है। अब आप कहेंगे सरकारीकरण कैसे हुआ? रेलवे बोर्ड नाम मात्र की स्वतंत्रता है, एवरीथिंग इज मिनिस्टर ड्रिवन। जो रेलवे बोर्ड की परिकल्पना थी, जो रेलवे बोर्ड के बारे में सोच था, जैसे दूसरी सर्विसेज के बारे में सोच था, दैट दे विल बी ऑटोनोमस, फंक्शनली ऑटोनोमस, ऑर्गेनाइजेशनली ऑटोनोमस, वो चीज अब खत्म हो गई है। नाउ द पब्लिक परसेप्शन इज इट इज मिनिस्टर ड्रिवन। अगर आप विकसित भारत की सोच रखते हैं तो ऑपरेशनली एंड फंक्शनली ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के बिना भारत विकसित कैसे होगा? अगर आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर नहीं करेंगे और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो आपका विकसित भारत नहीं बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम सरकारी रिपोर्ट्स का भी कहना है। पब्लिक की भागीदारी एकदम खत्म हो गई है। संसद में कोई निगरानी समिति नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, और हम विकसित भारत की बात करते हैं। अगर आप रेलवे को आगे बढ़ाना चाहते हो, विकसित करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इट शुड बी ओपन टू डिबेट, इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे बोर्ड को ऑटोनॉमी दीजिए, उनको थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाइए। इफ इट इज बिकम्स अ मंत्री ड्रिवन एक्सरसाइज, इट वोंट हैपन, क्योंकि मंत्री जी की भी एक सीमा होती है सोच की। माननीय रेलवे मंत्री जी, मुझे पता है कि आप टेक्नोलॉजी के प्रेमी हैं। मुझे यह भी ज्ञान है कि आप ट्विटर में तुरंत रिएक्ट करते हैं, आपका इनोवेटिव माइंडसेट भी है, मगर आप ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के हैं। आप वो पॉलिटिकल ओपननेस जो एक रेलवे मंत्री की जरूरत है, वो मिसिंग है। मैं इसको बुराई के तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं पब्लिक का परसेप्शन से बात कर रहा हूं। रेलवे में कई बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो रेलवे में इनोवेशन या आधुनिकीकरण चाहिए, भारत अभी उससे वंचित क्यों है? यदि जनता के प्रति नहीं तो रेलवे बोर्ड किसके प्रति जवाबदेही है? क्योंकि रेलवे बोर्ड से हमको अगर कुछ पूछना भी है, या पहले जो रेलवे बोर्ड की एक ओपननेस होती थी, वो तो समाप्त हो चुकी है। आज ये नहीं मालूम होता है कि रेलवे बोर्ड जनता के प्रति जवाबदेही है कि नहीं। किसी आदर्श सरकार के लिए क्या होता है? यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और की प्राथमिकता होती है। सुरक्षा और सुविधा की प्राथमिकता ही तो सबसे बड़ी आपका मूल कार्य है। बालासोर में 2023 में 296 मौतें हुई ट्रेन एक्सीडेंट से।
बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस का कोलिजन हुआ 13 अक्टूबर 23 में 13 डेथ्स हुई। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ और अनेक ऐसे घटनाएं हुई। फरवरी माह में महाकुंभ के वक्त भगदड़ में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां पर रेलवे बोर्ड स्थित है। और हमको पता नहीं हम किस युग में जी रहे हैं। आज के युग में जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, व्यवस्था है, तंत्र है, मंत्र है, सबके बावजूद ऐसी घटना हमको कैसे हो रही है, कैसे दिख रही है। और हमने इस 11 साल की जो आपकी सरकार है, आपने क्या अचीव किया? वही तो है जो हम पहले देखते थे वो आज दिख रहा है। अचीवमेंट क्या है आपका? क्या ये इस दुर्दशा की जिम्मेदारी एक डीआरएम और कुछ चंद अफसरों तक सीमित है? 18 लोगों की डेथ हो जाना, दिल्ली में डेथ हो जाना। किसी का त्यागपत्र नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि इस देश में गौरवशाली परंपरा रही है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश जी, ममता दीदी ने ऐसे हादसे के बाद अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक मान बढ़ाना होता है। त्यागपत्र देना या देना ना हर व्यक्ति के अपने विवेक की बात है। और मैं उस पे ये बात खत्म कर देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हमने इतना विकास किया, हमने इतना विकास किया। मेरा प्रश्न ये है कि वंदे भारत ट्रेन में आपने क्या बदला? सिर्फ इंजन का शेप बदला, उसको एक जैसे एरो शेप देते हैं। कुछ टाइम पहले एक गाय, मेरे पास तस्वीर है, वंदे भारत की इंजन से टकरा गई थी। तो जब खोला सामने का तो देखा अंदर खोखला है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपने खाली एक मॉडर्न डिजाइन देके यू हैव सोल्ड वंदे भारत, जबकि उसकी जो स्पीड है कोई दूसरी पुराने ट्रेनों से कोई ज्यादा नहीं है। लखनऊ जाने वाली वंदे भारत 6 घंटे 25 मिनट लेती है। अरुणाचल पुरानी ट्रेन है, अरुणाचल एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस पुरानी ट्रेन है, मुझे भी उतना ही टाइम लेती है। तो कौन सी बड़ी बात है आपने वंदे भारत स्टार्ट किया? टिकट ज्यादा, घंटे से किराया तो अधिक हो गया है, लेकिन रेलगाड़ी धीमी है और भीड़भाड़ है। इसको क्या हम प्रगति का मापदंड कहते हैं? कुछ सुधार के बारे में भी मैं बोलूं। रेलवे सुरक्षा के लिए एक अलग संस्था बनी थी, रेलवे एक फंड बना था, रेलवे सेफ्टी फंड, जो कि एक डेडिकेटेड फंड था रेलवे की सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए। ये माधवराव सिंधिया जी ने बनाया था, उनके कार्यकाल में हुआ था, स्थापित हुआ था। फिर नीतीश जी ने अपने 2001 के बजट में इस फंड के बारे में चर्चा की थी। कहां वो दुर्घटना का फंड? रेलवे दुर्घटना में जो कॉम्पेंसेशन है, जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो ट्राइब्यूनल्स में कितना समय लग जाता है जो डिस्प्यूट्स होते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपके सिस्टम में तो कोई इंप्रूवमेंट है नहीं। आपकी ना तो सुरक्षा की सिस्टम में इंप्रूवमेंट है, ना ट्रेन के मूवमेंट की सिस्टम में इंप्रूवमेंट है, ना रेलवे स्टेशन की भीड़ में इंप्रूवमेंट है। और आज भी हम वो ट्रेनों को देखते हैं जिसमें छतों पे लोग भर भर के जा रहे हैं। जब छठ होती है, तब तमाम त्योहार होते हैं। ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये कोई नए त्योहार तो है नहीं, ये तो सदियों से ये त्योहार चल रहे हैं। कुंभ हुआ, कितने लोग परेशान हुए। तो मेरा ये कहना है कि हम इन मापदंडों पे खड़े नहीं उतर पाए। यात्रियों के अधिकार की बात करूं मैं, मेरा कहना है रेलवे में 800 करोड़ सालाना लोग ट्रैवल करते हैं, उनके कुछ तो अधिकार हैं। जैसे फ्लाइट में भी यात्रियों के अधिकार होते हैं ना, तो रेलवे में भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। आज देर तक उन अधिकारों को आपने कोडिफाई नहीं किया। फ्लाइट में ट्रैवल करने वालों को तो डीजीसीए में बहुत अधिकार मिल गए हैं। अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो आपको खाना मिलेगा, आपको लाउंज में ले जाएंगे। आप 6 घंटे ज्यादा होगी, टिकट कैंसिल हो जाएगी। आपने रेलवे में कोई ऐसी व्यवस्था की है? कोई कोडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि रेलवे गरीबों की मूवमेंट है। बड़े लोगों के लिए तो आप लोग कर देते हैं,
बट जहां 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 गरीब इंडिया चलता है वहां पर हमारा ये नजरिया नहीं रहता है। क्या रेलवे ट्रैवल करने की यात्रियों का कोई अधिकार नहीं है? सीनियर सिटीजन्स की सब्सिडी आपने कोविड का बहाना लेके खत्म कर दी। जर्नलिस्टों की सब्सिडी आपने कोविड को लेके बहाना लेके खत्म कर दी। क्या इसको फिर लागू करेंगे? ये पूरा देश जानना चाहता है। क्या हर ट्रेन में कम से कम एक महिला कोच अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, बट देखिए तो महिलाओं की बेचारियों की जब घुसने की किस तरह बुरी तरह घुस पाती हैं, कैसे धक्का मुक्की होती है। क्या हम अपनी महिलाओं को आदर से, डिग्निटी से ट्रीट नहीं कर सकते? बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सुविधाएं बेहतर हो जाएं।